अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो अब आप देख रहे हैं अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री चैनल। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर नंबर 11। मैं असल में पार्ट 1 फिजिक्स की जो शुरुआत है वो फर्स्ट चैप्टर से नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो इजी है, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो वो मैंने अभी बाद में रखा है। तो मैंने जो इनिशियल स्टार्ट दिया है, जो लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी इसका काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो मेरे लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मेरा लेक्चर इंशाल्लाह बाकी तमाम ट्यूटोरियल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेरे लेक्चर में आज जितने भी स्टूडेंट्स तालिब इल्म मौजूद हैं, जो मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं कि वो मेरा लेक्चर वॉच कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि दूसरे दो स्टूडेंट्स भी इस चैनल से इस्तेफादा उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो पैसे दे रहे हैं आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको MCAT या ECAT से आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इंशाल्लाह। चलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो आज हमारा जो काम है वो इस प्रेशर। तो पहले हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है। जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्ट्रेस है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अगर मैं स्ट्रेस को देखूँ, तो अगर स्ट्रेस की एग्जांपल को देखूँ, स्ट्रेस की एग्जांपल को, तो स्ट्रेस के एग्जांपल में मेरे पास एक हैमर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा गौर से कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है, ये एक बॉल है, एक दीवार है, और इस दीवार के ऊपर जो है एक कील, इसको कील कहते हैं, नीडल, वो हमने फिक्स की हुई है। अब इस नीडल को हमने अंदर की तरफ घुमाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हाथ में हैमर पकड़ूंगा। तो अब मैंने जो हैमर है, अब मैंने अगर इस कील को अंदर की तरफ ठोंसना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स तो लगानी है, फोर्स इस पर लगानी है, इस एरिया पे। तो ये मेरे पास एरिया है, और इस पर मुझे क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। तो मैंने फोर्स लगाई एक एरिया पे, मतलब कि मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब कि मैंने जो फोर्स हिट करनी है वो सिर्फ इस कील पर करनी है, इसके ऊपर या नीचे किसी पॉइंट को मैंने हिट नहीं करना। तो मैंने सिर्फ इस कील की सरफेस पे हिट करना है, तो मेरे पास एक डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई, और फोर्स किस पे लगाई है, एरिया पे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जब हम किसी को पंच करते हैं, समझ आ गई है, तो वो भी एक क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो भी एक स्ट्रेस है। तो हमारी पंचिंग में एक डायरेक्शन होती है कि मुंह पे मारना है तो मुंह पे ही मारना है, मुंह पे पेट पे नहीं मारना, या लेग्स पे नहीं मारना, या किडनी पे नहीं मारना, सिर्फ मुंह पे मारना है, तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो कंडीशन है ये अप्लाई होती है मॉलिक्यूल्स पर, ये मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होती है। मतलब कि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर मैंने वो एक गैस फिलअप कर दी, और मान लेते हैं कि वो जो गैस है वो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन गैस है। तो मैंने इसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस फिलअप कर दी। अब हो क्या कि ये जो नाइट्रोजन, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक से टकरा रहे हैं। मतलब कि ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है, इस सिंक में आ रहा है, तो ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल इससे आगे टकराया, कोलाइड किया, तो नतीजे में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। मतलब कि मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती गैस के अंदर, वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के अमल में उनकी डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स के केस में आपके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, समझ आ गई, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, तो यार नो फिक्स डायरेक्शन। तो इस कंडीशन को हम स्केलर कहते हैं। समझ आ गई कि मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पर आएगा तो इसने क्या लगाई, फोर्स लगाई, और फोर्स एक एरिया पे लगाई, तो क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे प्रेशर। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है,
और स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर अप्लाई होता है स्मॉलर कंडीशंस पे, मतलब मॉलिक्यूल्स पे, और स्ट्रेस अप्लाई होता है मैक्रो कंडीशंस पे या बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। तो प्रेशर इज इक्वल टू F/A, समझ आ गई। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया जो होता है उसका मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो आपके पास का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक वर्ड देते हैं और वो वर्ड क्या है, पास्कल। तो पास्कल का सिंबल क्या होता है, PA। तो मतलब कि प्रेशर के आपके पास दो यूनिट आ गए। तो प्रेशर का एक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम कहते हैं पास्कल। समझ आ गई स्टूडेंट्स। और यही जो यूनिट हैं, यही जो फार्मूले हैं, ये स्ट्रेस के भी हैं। समझ आ गई। तो हमने जो ये पूरा जो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ये गैसेस पे पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। तो इसलिए हम प्रेशर टर्मिनोलॉजीज ऑब्टेन करेंगे, लगाएंगे, स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रेस और प्रेशर का फ़र्क समझ आ चुका हो। चलिए अब आगे चलिए अब देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस का है। तो स्टूडेंट्स, आइडियल गैस और दूसरी हम कहते हैं नॉन आइडियल गैस, और इसी गैस को हम कहते हैं रियल गैस। अब इसमें क्या फ़र्क है? नॉन आइडियल का मतलब है, जो आइडियल का मतलब क्या होता है, जो हर लिहाज से मुकम्मल। मतलब कि अगर हम इसको ह्यूमन पर्सनैलिटी में लें तो मतलब कि एक आइडियल पर्सन क्या हो सकता है कि वो सच बोलता हो, वो झूठ ना बोलता हो, वो उसका ख्याल रखता हो, अपने पैसों को खर्च करता हो। तो ऐसी कंडीशंस आज के ज़माने में नहीं मिलती। तो कोई भी आइडियल पर्सन नहीं है, समझ आ गई। कोई हर लिहाज से मुकम्मल नहीं है, समझ आ गई। मतलब कि आप उसको जैसा कह रहे हैं वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में तो नहीं है ना। तो क्योंकि हम चाइल्ड्स को भी कुछ हद तक उनको कमांड्स दे सकते हैं। अगर हम उन पर ज़्यादा सख्ती करें तो वो बागी हो जाते हैं, वो आपकी बातें नहीं मानेंगे, वो बदतमीजी भी होते रहेंगे। तो वो आइडियल नहीं है। तो मतलब कि जो भी चीज़ आपकी बात हर लिहाज से मान ले, आप जो भी उस पर ऊपर अप्लाई करें, वो उसको हंसी उसको अपने ऊपर अप्लाई कर ले, और जैसे नताइज आप चाहते हो वैसे ही नताइज आपको प्रोवाइड करे। तो ऐसी हालत को हम आइडियल हालत कहते हैं। लेकिन वो जो आपके बताए हुए रिजल्ट के मुताबिक आपको रिजल्ट प्रोवाइड ना करे, आप जो उसमें कंडीशन अप्लाई करें उसके मुताबिक वो आपको रिएक्शन ना दे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल, और इसी को रियल कहते हैं और इसी को हकीकत कहते हैं। तो बेटा जो आइडियल गैस है, समझ आ रही, इसके कुछ व्यूज़ हैं। आइडियल गैस कहती है अ फाइनाइट वॉल्यूम of container contain large number of molecule। कि आपने एक आपके पास वॉल्यूम है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, कि आपने एक बहुत बड़ा कंटेनर है। स्टूडेंट्स, आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, तो नॉन आइडियल समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके पास वो ये कंटेनर है, उस कंटेनर का आपने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। तो इस पार्ट के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हों उनकी तादाद किसमें होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर में। मतलब कि उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स की तादाद इंतहाई ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, होता नहीं, रियल बिहेवियर में नहीं होता, लेकिन आइडियल बिहेवियर में हमने इसको अप्लाई करना है। दूसरा, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर एज कंपेयर द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से कम से कम 300 मीटर, मतलब कि 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर दूर रहना पसंद करते हैं। मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर को आप 300 से मल्टीप्लाई करो तो वो इतना दूर रहना पसंद करते हैं दूसरे से। तो वो कहता है
कि जितना इनके दरमियान का फासला है, सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल का साइज इनसे इंतहाई छोटा होना चाहिए। समझ आ गई? पता है कि हमने वो गैसेस लेनी है जिनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, जैसे कि नियोन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई। ओके, तो ये समझ आ गया स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है कि कोलिजन्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल शुड बी इलास्टिक। शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या? इलास्टिक का मतलब है कि आपके पास जब दो बॉडीज टकराएं, मतलब कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नंबर ए है और ये मॉलिक्यूल नंबर बी है। समझ आ गई? अब ये जो मॉलिक्यूल नंबर ए है, मतलब कि सामने वॉल कंसीडर कर लेना, वॉल कंसीडर कर लेना, तो ये वॉल है, तो ये मॉलिक्यूल आ रहा है, इस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लेते हैं 25 जूल है। तो इस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लेते हैं कि 25 जूल है। तो ये मॉलिक्यूल आके टकराया, मतलब कि कोलाइड किया, तो टकराने के अमल में आपको पता है कि कुछ एनर्जी का हिस्सा ज़ाया होता है, लेकिन ये हम जो गैस स्टडी कर रहे हैं ये आइडियल है, तो वो कहता है कि जब ये मॉलिक्यूल आके टकराएगा, नो काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, और ये टकरा के जब वापस जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तब भी कितनी होगी? 25 जूल। तो मतलब कि कोलिजन जब भी होगी तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा, पॉइंट्स का भी फ़र्क नहीं आएगा, तो उस कंडीशन को इलास्टिक कहते हैं। लेकिन रियल बिहेवियर के अंदर जब दो बॉडीज़ टकराती हैं, नतीजे में दोनों बॉडीज़ के टकराने के अमल में किसी की एनर्जी कम, किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो रियल और नॉन आइडियल बिहेवियर है। लेकिन ये आइडियल गैसेस की बात करें तो इसमें जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, टकराने के अमल में उनकी एनर्जी में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई बेटा आपको? तो ये स्टूडेंट्स का क्या था आपके पास? आइडियल बिहेवियर, इलास्टिक। चौथा, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। क्या वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह की फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं कि इनके दरमियान की अगर फोर्सेस की बात करें तो इनके दरमियान होती है डिबे फोर्सेस, इनके दरमियान में होती है लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस, इनके दरमियान में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी तरह की कोई भी फोर्स एग्जिस्ट ना हो, तो ये भी एक आइडियल बिहेवियर है। समझ आ गई? ये भी एक आइडियल, मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूक्लियस, ये नेगेटिव, तो जब मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो इनमें दो तरह की फोर्सेस अवेलेबल होंगी क्रिएट। एक होगा अट्रैक्टिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होगी, और एक होगी रिपल्सिव, जो सेम चार्जेस के दरमियान होगी। तो वो कहता है इस तरह की कोई भी फोर्स वार्ज़ वजूद में नहीं आएगी जब मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे। तो ये एक तस्वुर आती है और एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ये आइडियल कंडीशन देख रहे हैं, तो इसीलिए हम इस सारी कंडीशंस को हमें मानना पड़ेगा। तो ये थी बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पास्टुलेट्स। इसको अज्यूम करके ही हम अपनी आगे डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर पहले एक क्यूब, एक छोटा सा क्यूब है, उसको अज्यूम कर लेते हैं। ये आप क्यूब बना लें। कि आपने एक थोड़ा सा क्या बना लिया स्टूडेंट्स, एक क्यूब बना लिया। मतलब इसको यहाँ पे भाई 2 डायमेंशनल है, सामने देखते हैं, इसको 3 डायमेंशनल बनाने के लिए आप ऐसा कर लें। ये
ये 2 डब्बे आपने ऐसे बना दिए। उसके बाद ये कॉर्नर्स को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, और इन दोनों कॉर्नर्स को आप आपस में जोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी मुझसे थोड़ा गलती हो रही। ओके, तो ये आपके पास बन गया क्यूब। क्या बन गया स्टूडेंट्स? एक क्यूब। अब इस क्यूब के आपके पास 4 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड, एक ये साइड, मतलब टोटल 6 साइड्स हैं। तो हमने इसकी कोई सी 2 सरफेसेस को स्टडी करना है। तो एक सरफेस में ये माना, तो ये सरफेस आपके पास x है और ये सरफेस आपके पास z है। ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स भी हैं, सरफेस के 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4 नाम देते हैं। ये कौन? A B C और D। ओके, एक ये कॉर्नर ले लेते हैं, ये डब्बा ले लेते हैं, तो E F G H। समझ आ गए स्टूडेंट्स? तो आपके पास सरफेस का एरिया ये है ए बी सी डी ए, और एक ये सरफेस है E F G H। समझ आ गए स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब इसको अगर आसानी से मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करूँ, अगर इसको और इजी कर दूँ, तो ये आपका कैसा होगा? ये देखो, अब मैं 2 सरफेस को कैसे बना रहा हूँ? ओके, ओके, तो मैंने इन दोनों सरफेसेस को ऐसे बना दिया यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। ओके, अब जरा आप देखें, ये आपके पास सरफेस ए बी सी डी ए है, और ये आपके पास ई एफ जी एच आई है। अब होगा क्या कि इन दोनों सरफेसेस के दरमियान का ये आपके पास ये इसका पॉइंट आ गया और ये एक इसका पॉइंट आ गया, मतलब ऐसे मैंने पॉइंट्स लगा दिए ऐसे यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है वो है L। तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस है। दोनों सरफेसेस के दरमियान का क्या है स्टूडेंट्स? ये L क्या है? डिस्टेंस है। अब देखिए ज़रा, ये मॉलिक्यूल जहाँ पर मौजूद है, क्या आपके पास मॉलिक्यूल है? अब ये मॉलिक्यूल जो है लगातार मोशन में है, हरकत कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट तो नहीं करेगा। तो देखें, ये मॉलिक्यूल जहाँ पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे ऐसे मूव कर, तो ये मॉलिक्यूल जाके टकराया किसके साथ? इस पॉइंट x के साथ ये मॉलिक्यूल जाके टकरा गया। तो जरा देखें, जब ये मॉलिक्यूल जाके इस x से टकराएगा, ठीक है, तो ये इस पे क्या लगाएगा? प्रेशर। क्या लगाएगा? तो ये पॉइंट जो है, ये सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। तो ये जो पॉइंट x है, ठीक है जी, ये इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो माने तो उसका एरिया A है, समझ आ गई। और जब ये इस एरिया से टकराएगा तो फोर्स लगाएगा, और उसने जो फोर्स लगाई है वो ये है, उसने जो फोर्स लगाई है वो F है। तो क्या लगाया इसने? प्रेशर लगाया है ये। पॉइंट नंबर 1, P इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एरिया। तो इस मॉलिक्यूल ने ये प्रेशर लगाया। अब जब ये मॉलिक्यूल, तो ये प्रेशर का पॉइंट तो हो गया कि वो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। अब बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये 3 डायमेंशनल है। कि मतलब कि ये मॉलिक्यूल की जो सिंपल मूव कर रहा है, ये सिंपल है अलोंग x एक्सिस। अगर ये ऊपर जाता है तो ये y एक्सिस, अगर ये इधर जाता है तो ये z एक्सिस। तो मतलब कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये मतलब कि जो मॉलिक्यूल है, ये जो आके टकराया है, ये अलोंग x भी आ सकता है, ये अलोंग y भी आ सकता है, और ये अलोंग z भी आ सकता है। तीनों एक्सिस मूव कर सकते हैं। तो हम तीनों एक्सिस को एक साथ स्टडी तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल हमने आइडियल कंडीशन के अंदर, इन आइडियल कंडीशन के अंदर जो हमने कंडीशन अप्लाई की है वो ये है, कोलिजन जो है, कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराया हुआ है वो इलास्टिक है।
वो क्या है, इलास्टिक है। मतलब कि वो मॉलिक्यूल चाहे एक्स के अलोंग जाए, वो मॉलिक्यूल चाहे वाई के अलोंग जाए, या मॉलिक्यूल वो जेड के अलोंग जाए, तो कोई भी तरह की कोलिजन हो, चाहे एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जी के अलोंग, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, उनके मोमेंटम या उसके किसी भी पैरामीटर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि कोलिजन्स इलास्टिक हैं और कोलिजन्स के दरमियान एनर्जी का जो लॉस है वो बिल्कुल क्या है, ज़ीरो है। क्या है जी, ज़ीरो। तो हम अपनी आसानी के लिए जो कोलिजन पॉइंट है, हमने एज्यूम किया है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस सिट में ट्रैवल कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो मॉलिक्यूल किस सिट में ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस। सो वी अज्यूम मॉलिक्यूल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की स्थिति में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ट्रैवल कर रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे, समझ आ गई स्टूडेंट्स, कोई मसला, ओके। तो वो अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ट्रैवल कर रहा है। अब जरा गौर से देखें कि यहाँ पर जो प्रेशर जो भी लगेगा, मतलब कि वो प्रेशर की तो बात की बात है, वो प्रेशर बाद में निकालते हैं। तो ज़रा देखें कि जब ये मॉलिक्यूल जा रहा है, ये देखें ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गया, टकराने से पहले तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमें निकालना है डेरिवेशन का, वो निकालना है मोमेंटम। हमने ये निकालना है पी एक्स एफ एक्स, ये निकालना है जी हमें कि वो जो प्रेशर कितना लगाया है, पी एक्स कितना लगाया है, वो निकालना है हमें। समझ आ गई। तो फर्स्ट पैरामीटर हमने जो फाइंड करना है वो है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि जब बॉडी टकराने से पहले उसका इनिशियल मोमेंटम होता है, टकराने के बाद उसका फाइनल मोमेंटम होता है। सो जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, उसको हम कहेंगे पी आई। समझ आ गई। तो देखें ये जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, अभी ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका अभी ये टकराया नहीं है, तो टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या है, पी आई। मतलब कि पी आई इज इक्वल टू, वेरी गुड एम वी यही होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है, हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है और ये मॉलिक्यूल किस से तक ट्रैवल कर रहा है, अलोंग एक्स, तो इसको हम कहेंगे v1x। और गैस एक ही है तो मॉलिक्यूल का मास भी सेम होगा, और ये आपके पास आएगा मॉलिक्यूल v1 की डायरेक्शन में मोमेंटम p1x। ठीक है अगर स्टूडेंट्स, p1x इज द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। तो ये स्टूडेंट्स का क्या है, इनिशियल मोमेंटम p1x। समझ आ गई, या आप इसको पी आई भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो अब जहाँ जब ये मॉलिक्यूल टकराएगा, समझ आ गई, जब ये मॉलिक्यूल टकरा के वापस आएगा, तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल की कोहेरेंट इलास्टिक है, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल था, जो इनिशियल मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड थी, मिकदार थी, वही फाइनल की होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस बिल्कुल जीरो है। लेकिन जब वो टकरा के वापस आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो आपके पास हो जाएगा पी एफ इज इक्वल टू माइनस एम वी वन एक्स। ये गया v1x, एम v1x टकरा के वापस आया, मैग्नीट्यूड मिकदार सेम थी, अमाउंट सेम थी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो एम v1x। सो चेंज आप निकालेंगे, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। सो डेल्टा पी, पी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस एम v1x और माइनस प्लस, और पी आई की वैल्यू क्या थी आपके पास, एम v1x। तो जब आप इसका चेंज निकालेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम v1x माइनस एम v1x, माइनस प्लस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस टू एम v1x। तो ये आपने फर्स्ट पैरामीटर जो मोमेंटम था उसको आपने कर लिया स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया। तो जो मोमेंटम था वो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ओके, साथ साथ नोट करिए। अब मोमेंटम आपके पास आ गया,
तो सेकंड नंबर पे आपने कैलकुलेट करनी है फोर्स। समझ आ गई? ये था मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब आपने निकालनी है डेल्टा P1x, ठीक है ना, डेल्टा P1x। अब आपने निकालनी है F1x, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, उस अबाउट दैट मॉलिक्यूल नंबर 1। तो आप जानते हैं अगर आपने फोर्स निकालनी है तो F1x आपके पास आएगी किसके बराबर, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो मॉलिक्यूल नंबर 1 और उसकी फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन F1x, डेल्टा P1x और डेल्टा T। अब डेल्टा P1x जो है आपके पास वो कितना है, डेल्टा P1x आपके पास कितना है, आपके पास डेल्टा P1x है माइनस 2m V1x। अब डेल्टा T निकालना है, अब डेल्टा T कैसे निकालें? सो आप जानते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू वी टी, इसको मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा ताकि आपको आसानी हो। तो आप जानते हैं यहाँ पर S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है जी। अब इसको मैं कर देता हूँ डेल्टा S इज इक्वल टू V1x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, मॉलिक्यूल नंबर 1 है। अब देखें आपके पास जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये देखें, ये दोनों सरफेसेस हैं, समझ आ कि दोनों सरफेसेस। ये मॉलिक्यूल आया यहाँ से, देखें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एल, कोलिजन शुड बी इलास्टिक, टकरा के वापस आएगा, तो फिर क्या तय किया, एल, मतलब कि मॉलिक्यूल EFGH से कहाँ पर आया, ABCD ए पे, समझ आ गई। तो क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, एल, फिर टकरा के दोबारा कहाँ मूव करेगा, EFGH पे, तो फिर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एल। तो जो टोटल डिस्टेंस है जाने का एल और आने का एल, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा आपके पास वो कितना होगा, S इज इक्वल टू 2l। तो आज यहाँ पे लिखेंगे सो 2l। अब V1x डिवाइड बाई 2l किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा T के। सो इसको अगर हम यहाँ लिखें, सो डेल्टा T इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाई V1x। अब इस इक्वेशन को आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। तो इसकी वजह से हमने निकाली डेल्टा T, तो यहाँ पुट करें कि आपके पास क्या है, 2l डिवाइड बाई V1x। तो जब यहाँ पे 2l डिवाइड बाई V1x पुट करेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, 2l डिवाइड बाई V1x है ना, तो ये उलट जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा F1x इज इक्वल टू माइनस 2m V1x डिवाइड बाई 2l और V1x। तो 2 से कैंसिल, V1x क्या हो जाएगा, V1x का होल स्क्वायर, देन F1x इज इक्वल टू माइनस m V1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। तो आप ये आपने निकालनी कि फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 अलोंग x डायरेक्शन। तो ये थी आपकी फोर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, फोर्स। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 भी निकाल ली और आपने इक्वेशन नंबर 2 भी निकाल ली। समझ आ गई स्टूडेंट्स, समझ आ गई? ओके, अब हमने निकाली फोर्स, फोर्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो अब एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। समझ आ गई कि मॉलिक्यूल आपके पास के F2x दूसरे मॉलिक्यूल की डायरेक्शन हो तो ये आ जाएगा माइनस m V2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय l। समझ आ गई? इसी तरह अगर बात करें थर्ड मॉलिक्यूल की अलोंग x, तो माइनस m V3x होल स्क्वायर डिवाइड बाय l। समझ आ गई ना? तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बन जाएगी। तो अब हमें निकालनी है बहुत टोटल मॉलिक्यूल्स की फोर्स। सो टोटल मॉलिक्यूल की निकालनी है ना हमने। अब तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ये तो मॉलिक्यूल 1 की अलोंग x2 की x3 की x मॉलिक्यूल्स की थी। अब हमें सारे मॉलिक्यूल्स की निकालनी है फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो नंबर 3, टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। तो ये कैसे निकालेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स की फोर्स को ऐड कर दें तो आपके पास Fx आएगा F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड mnx, n टाइप तक जितने मॉलिक्यूल्स हैं ऐड करते जाइए आप। तो अब जरा देखिए F1x की वैल्यू क्या है,
तो एफ एक्स 1x की वैल्यू क्या है माइनस एम वी 1x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ठीक है जी। एफ 2x की वैल्यू क्या है माइनस एम वी 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल। फिर ऐसे कंटिन्यू टू एन टाइप प्लस, तो आपके पास आ जाएगा एम वी एन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ये आ जाएगा आपके पास। अब जरा देखिए कॉमन कौन आ रहा है इसमें से, m और l कॉमन है, इसको कॉमन निकाल दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइड बाई एल। तो वी 1x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वी 2x का होल स्क्वायर वी 3x का होल स्क्वायर कंटिन्यू वी एन एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ गई। तो ये आपके पास आ गई टोटल फोर्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई मसला परफेक्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं। जहाँ तक हमने क्या देखा, हमने पहले मोमेंटम निकाला, उसके बाद हमने तमाम मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस निकाली, 1 की, 2 की, 2 की अलोंग एक्स, उसके बाद तमाम टोटल फोर्स निकाली अलोंग एक्स। यहाँ तक अब हमने कैरी ऑन कर लिया। तो अब हम आगे जाते हैं प्रेशर पे। अब हम आगे जाते हैं प्रेशर पे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे क्या है स्टूडेंट्स, प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमें निकाल लिया फोर्स। तो अब हम जाते हैं प्रेशर पे। सो अब हमने क्या निकालना है, प्रेशर पी एक्स, टोटल प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो वो निकलेगा पी एक्स इज इक्वल टू, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स अलोंग एक्स एफ एक्स। तो एरिया आपके पास क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल टकराया है, ये देखो, ये मॉलिक्यूल गया और आया एल और एल, मतलब कि लेंथ, दो अगर लेंथ आएगी, तो आपके पास एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं एल मल्टीप्लाई बाई एल। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, तो एल मल्टीप्लाई बाई एल लिख देते, तो हम डिस्टेंस एल ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एफ एक्स जो आपके पास आया, तो पी एक्स एफ एक्स आपके पास क्या है माइनस एम बाई एल। ठीक है जी, और इसका क्या आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी, तो ये आपके पास एल स्क्वायर हो गया ना, तो आप इसको ऐसे लिख लें 1 बाई एल का स्क्वायर, और एफ एक्स को यहाँ पर लिख लें। तो एफ एक्स आपके पास आ गया माइनस एम डिवाइड बाई एल, ऐसे आ गया जी। वी 1x का होल स्क्वायर, वी 2x का होल स्क्वायर एंड वी एन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो एल मल्टीप्लाई बाई एल का स्क्वायर एल क्यूब, तो आपके पास आ गया पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइड बाई एल का क्यूब। ठीक है जी, आ गया ना, माइनस एल डिवाइड बाई एल का क्यूब, और क्या आ गया वी 1x स्क्वायर प्लस वी 2x का स्क्वायर एंड प्लस कंटिन्यू टू वी एन एक्स का होल स्क्वायर। अब जो नेगेटिव साइन है इसको निगलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेगेटिव साइन वो क्या, नेगेटिव साइन, क्योंकि फोर्स कभी नेगेटिव या प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो एक्शन होता है उसके ऑपोजिट और इक्वली क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जितनी एक्शन फोर्स लगी है एक्स पे, उतनी क्या लगी है, रिएक्शन फोर्स भी लगी है। तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें पी एक्स आपके पास आ गया। अब यहाँ पर अपने क्या करना है, तो हम जानते हैं सो ये मॉलिक्यूल्स की क्या नाम है, डेंसिटी भी होती है, गैस की क्या होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो आपके पास बराबर होती है वो बराबर होती है एम डिवाइडेड बाई एल क्यू, मतलब कि एम डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है ना, एम बाई वी। तो वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया मल्टीप्लाई बाई एल, तो आपके पास आ जाएगा एल क्यूब। समझ आ गई, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास क्या बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। समझ आ गई, क्यूबिक लेंथ आ जाएगा आपके पास। ओके, अब हमारे पास हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। समझ आ गई। फॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम जहाँ पे क्या लगा देंगे, फॉर टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे m इज इक्वल टू एम एन, मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को आप टोटल तादाद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल का मास नहीं आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये कैपिटल M आना था यहाँ पर, तो यहाँ पे आप m इज इक्वल टू एम एन आ गए, तो आप इसको यहाँ पुट करें। समझ आ गई। सो डेंसिटी इज इक्वल टू एम एन डिवाइड बाई एल का क्यूब आ गया। अब देखें, अब ये m बाई एन को इधर लें, सो P डेंसिटी डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू एम एल का क्यूब। समझ आ गई। इसको क्वेश्चन नंबर 5
और इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर दें तो m/l का क्यूब यहाँ पर भी है, तो m/l का क्यूब की जगह हम डेंसिटी बाय n लिख सकते हैं यहाँ पर। सो 6 × 5 तो आपके पास आ गया Px = डेंसिटी डिवाइड बाय n। समझ आ गया स्टूडेंट? V1x का होल स्क्वायर, V2x², V3x² एंड कंटिन्यू Vnx का स्क्वायर। अब n को अंदर ले लें, सो Px = डेंसिटी V1x², V2x² एंड कंटिन्यू Vnx² डिवाइड बाय n। ये आपका पैरामीटर आ गया। अब आप जानते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप तमाम अगर आपने किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो आप टोटल को आप सारों को ऐड करो और टोटल से डिवाइड कर दो। तो n आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये आपके पास तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, ठीक है। तो तमाम मॉलिक्यूल की स्पीड को आप टोटल से डिवाइड कर रहे हो, तो इस पूरे पैरामीटर को हम कहेंगे एवरेज। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एवरेज। और एवरेज को ही हम कहते हैं मीन। समझ आ गई? इसको कहते हैं मीन। तो ये आपके पास आ गई मीन एवरेज किसका? स्क्वायर ऑफ v। मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर स्पीड है। तो ये एवरेज है किसका? स्पीड के स्क्वायर का। तो इस पूरे पार्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसको डिस्टेंस में ले आऊँ। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया मीन एवरेज। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो Px = डेंसिटी। ये आपके पास आ गया एवरेज का साइन होता है, ये आपके पास का साइन होता है एवरेज का, और ये क्या हो गया? Vx का स्क्वायर। तो ये आ गया मीन स्क्वायर स्पीड किसकी डायरेक्शन में? अलोंग x डायरेक्शन में। तो ये आपके पास आ गया प्रेशर। आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? प्रेशर आ गया। कोई मसला स्टूडेंट्स? क्लियर है? इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है, टकराने के बाद भी टकराने के पहले भी उनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। जब उनकी एनर्जी सेम है तो उनकी स्पीड भी क्या होगी? सेम। मतलब कि अगर मैं निकालूँ टोटल, तो Vx आपके पास बराबर होगा, समझ आ गई? मतलब टोटल अगर आपने निकाली, टोटल स्पीड निकालनी अलोंग x y z मॉलिक्यूल्स, तो कैसे निकालेंगे? मीन Vx का होल स्क्वायर प्लस मीन Vy का होल स्क्वायर प्लस मीन Vz का होल स्क्वायर। वैसे निकालेंगे ना तमाम मॉलिक्यूल्स की तमाम एक्सिस पर स्पीड का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल स्पीड आ जाएगी अलोंग पूरे सिस्टम की। अब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल की स्पीड इलास्टिक है, तो Vx स्क्वायर एवरेज बराबर होगा Vy स्क्वायर एवरेज के, और ये बराबर होगा Vz स्क्वायर एवरेज के। समझ आए ना स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थे। तो मैंने आपको कहा कि तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो कोलिजन इलास्टिक है, तो स्पीड एट अलोंग x और अलोंग y और अलोंग z आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अब Vx की स्क्वायर की जगह Vy स्क्वायर की जगह Vz स्क्वायर की जगह Vx स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो आप ये कंडीशन से पुट करें तो आपके पास आ जाएगा टोटल स्पीड स्क्वायर वेलोसिटी दैट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर की जगह Vx का स्क्वायर आ जाएगा, Vx स्क्वायर Vz स्क्वायर की वजह ये आ जाएगा। तो इनको सिमिलर ऐड हो जाएंगे। 3 एवरेज Vx का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने Vx का स्क्वायर निकालना है, तो आप 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। सो V मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस इक्वल्स टू 1/3 टोटल स्पीड अलोंग द सिस्टम। तो आप इसको कह दिए क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना स्टूडेंट? पुट करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 को इंटू 7 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Px = डेंसिटी। आपके पास इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये 1/3, ठीक है जी।
तो ये आपके पास आ गया टोटल पीएस प्रेशर अराउंड एक्स एक्सिस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये डेंसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स है, 3 कांस्टेंट है, तो ये क्या टोटल स्पीड ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स वाई एंड जी। तो स्टूडेंट्स क्लियर आपको, परफेक्ट है, बड़े। तो ये आपका आ गया पी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, पी एक्स है। तो जैसे स्पीड अलोंग एक्स वाई एंड जी को क्या नाम है कॉमन है, ठीक है, इस तरह प्रेशर भी पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। प्रेशर भी होल सिस्टम क्या होगा, स्टूडेंट कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि आपके पास जो स्पीड है अलोंग एक्स एंड वाई जी वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या ले लूँगा, सिंपल पी ले लूँगा। तो P इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाई 3v²। हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर, वेरी गुड। तो आपके पास आ गई टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स वाई एंड जी। तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर P, सो वी नो दैट कि जो P है, P आप जानते हैं P में निकाला था, P इज इक्वल टू n डिवाइड बाई L का क्यूब में निकाला था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट करेंगे P की जगह। सो आपके पास आ जाएगा P प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी का जे आ जाएगा n डिवाइड बाई 3 L का क्यूब V एवरेज का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप क्या करें, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गई है, n को अंदर है जी, तो आपको आ जाएगा n डिवाइड बाई 3L क्यूब mv² एवरेज। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/2 ऑन राइट हैंड साइड। तो जब आप ये करेंगे राइट हैंड साइड पे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। तो आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2/2 n 3 डिवाइड बाई L का क्यूब mv²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1/2 अंदर है, सो P इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाई 3L का क्यूब 1/2 mv का स्क्वायर। सो जो आपके पास आ गई 1/2 mv का स्क्वायर जो होता है, ये आपके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये 2 और 3 कांस्टेंट है, n क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और L क्यूब क्या वॉल्यूम है। सो 2n डिवाइड बाई 3L का क्यूब ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों को पुट करें तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास क्या रहेगा, रिलेशन प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया रिलेशन। तो पूरे सिस्टम का जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होता है वो उन तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी के नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। एवरेज कब आता है, जब आप तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने प्रेशर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ साबित किया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर के लिहाज से, बॉयज़ लॉ भी साबित करेंगे इसके लिहाज से, चार्ल्स लॉ भी साबित करेंगे। तो जो मेरे लेक्चर पे न्यू है तो बेटा प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें और समझते रहें। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।